नमस्कार मित्रों, आज के इस सत्र में मैं डॉक्टर सुभाष मिश्र, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम लोग विचार करेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर, जिसमें विचार किया जाएगा शिक्षा क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है और शिक्षा और दर्शन के बीच किस तरह का संबंध है। साथ ही हम बात करेंगे विचारधाराओं की, जिनमें प्रमुख रूप से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, मानववाद और अस्तित्ववाद की चर्चा की जाएगी। हम विचार शुरू करें उसके पहले बात करते हैं दर्शन क्या है। दर्शन, जिसका अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी है, ग्रीक शब्द फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम। परंपरागत भारतीय चिंतन दृश्यते अनेन इति दर्शनम के रूप में दर्शन को परिभाषित करता है, अर्थात दृष्टि, चिंतन, विचार, सोच, समझ। और अगर हम दोनों ही पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही परिप्रेक्ष्य को देखें तो दर्शन चिंतन, विचार, दृष्टि जो ज्ञान के प्रति इंगित करती है, ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति लगाव, ज्ञान के प्रति जो उसकी पिपासा है उसको इंगित करती है। और फिर दार्शनिक कौन है? दार्शनिक वह जिसे सभी प्रकार के ज्ञान का आस्वादन है, जो सभी प्रकार के ज्ञान का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, वह दार्शनिक है। मूल रूप से दर्शन के दो मूल कार्य हैं, एक विश्लेषण और दूसरा संश्लेषण। हम देखते हैं कि अनेक दार्शनिक हुए जो तत्व मीमांसक नहीं थे। उन्होंने इस बात का अध्ययन नहीं किया कि यह सृष्टि किन तत्वों से बनी हुई है, अंतिम सत्य क्या है, बल्कि वे विश्लेषक थे। जैसे मैं उदाहरण के लिए कुछ नाम आपके सामने रखूं, जैसे लॉक, बर्कले, ह्यूम, मिल, हीगल आदि। और अनेक दार्शनिक ऐसे थे जो संश्लेषण के कार्य में रत रहे, जो कि दर्शन शास्त्र का कह सकते हैं एक परंपरागत कार्य है, जिसके अंतर्गत सभी ज्ञान और मनुष्य के अनुभवों को संश्लेषित करके जीवन और जगत की समस्याओं का व्यापक और तर्कसंगत समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जिसका अगर श्रेष्ठ उदाहरण कहा जाए तो सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के चिंतन है। वास्तव में दर्शन दार्शनिकरण यानी फिलोसोफाइजेशन की प्रक्रिया है, जैसा कि हेरोल्ड एच टाइटन्स कहते हैं। दर्शन शास्त्र का केवल अध्ययन तथा ज्ञान ही दर्शन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दर्शन के रूप में विचार और अनुभूति है। इसे हम नवीन ज्ञान की खोज या किसी नवीन सिद्धांत या विचार की स्थापना या नवीन ज्ञान के परीक्षण के रूप में भी देख और समझ सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी नवीन ज्ञान की रचना या ज्ञान की जांच करना या उसका संश्लेषण विश्लेषण करना, उनके कारणों का पता लगाना, उनके कार्य कारणों का संबंध देखना अथवा उनके आधारों को जानने का प्रयास करना दार्शनिकरण कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं दार्शनिकरण सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है, यह सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। और हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र मानव मस्तिष्क में प्रश्नों को जन्म देता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है,
उत्तर खोजने के लिए उद्वेलित करता है और इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य विद्यमान ज्ञान या अनुभवों का उपयोग करते हुए नवीन ज्ञान का सृजन करता है, नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, नवीन ज्ञान की खोज करता है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो प्रश्न उठाए जाते हैं मूल रूप से वो क्या है, इस पर आइए विचार करते हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो मूल प्रश्न उठाए जाते हैं वे हैं, यह सृष्टि क्या है? सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है? सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सृष्टि का लक्ष्य क्या है? आखिर मनुष्य है क्या? कहां से आया है? लक्ष्य क्या है? ज्ञान क्या है? ईश्वर क्या है? जीवन और जगत का लक्ष्य क्या है? यानी संसार का प्रयोजन क्या है? ऐसे अनेकों क्वेश्चन, ऐसे अनेकों प्रश्न ये दर्शन शास्त्र के मूल प्रश्न हैं। और हम कह सकते हैं जिज्ञासा पिपाशा ही दर्शन का मूल आधार है। जैसा कि C.J. ड्यूक्स कहता है, यदि मैं एक वाक्य में दर्शन शास्त्र के विषय में उत्तर देने के लिए सीमित होता तो मैं कहता कि दर्शन शास्त्र समीक्षा का एक सिद्धांत है। यानी हम दर्शन शास्त्र में समीक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। विज्ञान और दर्शन में भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। विज्ञान क्या है? सत्य सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। दर्शन और विज्ञान दोनों की रुचि ज्ञान के अन्वेषण में है, ज्ञान के विस्तार में है, पर एक मूल अंतर है। और वह अंतर क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा कि विज्ञान की रुचि तथ्यों के समीपस्थ या योग्य कारणों से है। विज्ञान उन तथ्यों के बीच संबंध देखने का प्रयास करता है, कार्य कारण के बीच संबंध देखने का प्रयास करता है, जबकि दर्शन शास्त्र उसके अंतिम या परम, ये कह सकते हैं आखिरी कारण, जो अंतिम कॉज है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है, वहां तक जाने का प्रयास करता है। और इस रूप में हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र में गहरे ज्ञान के प्रयास हैं, वह केवल संबंधों के अध्ययन तक सीमित नहीं है। दर्शन शास्त्र की मूल रूप से 4 शाखाएं हैं। एक तत्व मीमांसा, दूसरी ज्ञान मीमांसा, तीसरी मूल्य मीमांसा और चौथी तर्कशास्त्र। तत्व मीमांसा, जैसा कि उसके अंग्रेजी शब्द मेटाफिजिक्स से बड़ा स्पष्ट है। मेटा यानी आफ्टर, बाद में, अंत में, और फिजिक्स जिसका अर्थ है विज्ञान। अर्थात मेटाफिजिक्स क्या हुआ, तत्व मीमांसा क्या हुआ, विज्ञान के पश्चात का ज्ञान, अर्थात सत्य या वास्तविकता तक अंतिम पहुंच। इसीलिए तत्व मीमांसा को वास्तविकता का विज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा, जिसे ज्ञान के सिद्धांत के रूप में हम लोग देखते हैं, यह जानने का प्रयास करती है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान की विधियां क्या हैं, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया क्या है। और इसके जो मूल प्रश्न हैं वे हैं, हम कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, ज्ञान का स्रोत क्या है, जानने की प्रक्रिया क्या है। तीसरा जो दर्शन का जो मूल कार्य है वह है मूल्य मीमांसा, जिसके अंतर्गत 2 तरह के प्रश्नों को लिया जाता है। एक नैतिक मूल्य से संबंधित प्रश्न और दूसरे सौंदर्यात्मक मूल्यों से संबंधित प्रश्न। नैतिक मूल्य या आचरण का दार्शनिक अध्ययन करने वाले विषय को हम नीति शास्त्र कहते हैं, इथिक्स कहते हैं। और सौंदर्यात्मक मूल्य का अध्ययन करने वाले विषय जैसे सौंदर्य, कला, संगीत, नाटक, नृत्य, इनको सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। वहीं जो चौथी दर्शन शास्त्र की शाखा है वह है तर्कशास्त्र, तर्क करने की विधि, जिसमें मूल रूप से 2 प्रमुख प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। एक आगमनात्मक और दूसरा निगमनात्मक। यानी आगमनात्मक,
जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और निगमनात्मक जब हम नियम से उदाहरणों की ओर यात्रा करते हैं, तर्क करने की, चिंतन करने की। तो हम कह सकते हैं कि जहां तत्व मीमांसा यह परीक्षण करता है कि परम सत्य है क्या, वहीं ज्ञान मीमांसा यह जानने का प्रयास करता है कि ज्ञान क्या है, उसे हम कैसे जान सकते हैं, ज्ञान के विविध स्रोत क्या हैं। और मूल्य मीमांसा का एक भाग यह परीक्षण करता है कि उचित या अनुचित क्या है, अच्छा या बुरा क्या है, शुभ या अशुभ क्या है, नैतिक या अनैतिक क्या है। वहीं दूसरा पक्ष सौंदर्यात्मक मूल्यों का परीक्षण करता है और सौंदर्यात्मक मूल्यों का परीक्षण करते हुए यह जानने का प्रयास करता है कि सुंदर क्या है, असुंदर क्या है। और तर्कशास्त्र तार्किक नियमों के माध्यम से विचारों का सम्यक तार्किक विश्लेषण करता है, विवेचन करता है, परीक्षण करता है। दर्शन और शिक्षा के बीच बड़ा गहरा संबंध है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति के अंदर निहित अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यानी अंदर जो हमारे क्षमताएं निहित हैं उनका सर्वोत्तम विकास, उनको बाहर ले आने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। वही दर्शन शास्त्र निर्धारित करता है कि ये जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी पाठ्यचर्या क्या हो, शिक्षण विधि क्या हो, शिक्षक और छात्र की भूमिका किस प्रकार हो, किस प्रकार के अधिगम वातावरण का सृजन किया जाए। ऐसे प्रश्नों को दर्शन और शिक्षा आपस में अन्योन्याश्रित रूप से हल करने का प्रयास करते हैं, या यह कह लें इन संबंधों के माध्यम से संचालित करते हैं। इस संदर्भ में जे.एस. रॉस कहते हैं, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें जो एक पहलू है वह है विचार और दूसरा पहलू है क्रिया। दर्शन उसका वैचारिक पहलू है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष, यानी हम दर्शन के माध्यम से विचार करते हैं और शिक्षा के माध्यम से उन विचारों को फलीभूत करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। आइए हम लोग अब बात करें विचारों की, विचारों के पुंज की, विचारों के समूह की, विचारवाद की। यदि हम दार्शनिक चिंतन के इतिहास पर एक नजर डालें तो हम पाते हैं कि जितने भी दर्शनों के विचार पुंज हैं, यानी विचारों के समूह हैं, यानी विचारवाद हैं, वे घड़ी के पेंडुलम की भांति दो अंतिम छोरों के बीच झूलते दिखाई देते हैं, जिसका एक जो आखिरी छोर है वह है विचार और दूसरा जो एक छोर है वह है पदार्थ, जो भौतिकता को इंगित करता है। यानी एक छोर भौतिकता है, पदार्थ है, और दूसरा छोर विचार है। जो विचारों का प्रतिनिधि दर्शन है वह आदर्शवाद है, और जो भौतिकवाद का प्रतिनिधि दर्शन है, जो उसके जड़ पक्ष को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ता है, वह प्रकृतिवाद है। फिर हम यथार्थवाद और प्रयोजनवाद और साथ ही साथ जो अस्तित्ववाद, इन सब की भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को विचारों से उद्भूत मानती है, विचारों से पैदा हुआ मानती है, विचारजन्य मानती है, और ये कहती है कि ये जो इंद्रिय ग्राह्य भौतिक जगत है वह विचार जगत का प्रकटीकरण मात्र है। और इसका निमित्त कौन है? ईश्वर। यह ईश्वर को संसार का कर्ता और आत्मा को उसी ईश्वर का अंश मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है, और आत्मानुभूति के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम के परम आदर्श की प्राप्ति और अंततः उसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ही अंश तो है वह आत्मा। तो जब आप किसी कपड़े के एक अंश को देख लेते हैं तो उस पूरे कपड़े के बारे में जान लेते हैं।
वैसे ही जब अंश अंशी का जहां संबंध है, जैसे ही अंशी को जान लेंगे आप पूर्ण को अपने आप जान लेंगे। तो यह विचारधारा मानती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति अंतिम लक्ष्य है। मूल जो विचार हैं इस दर्शन के, उनमें यह कह सकते हैं, पहली बात ये कि यह दर्शन मानता है कि जो विचार है वही कारण है इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने का। और ये जो भौतिक जगत है जिसे हम देख रहे हैं वह विचार जगत का प्रकटीकरण मात्र है। यथार्थ तो विचार है। ये कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और ब्रह्म कौन है? यह विचारों की अभिव्यक्ति है, विचारों का सृजन है। भौतिक जगत विचार जगत यानी आध्यात्मिक जगत की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से कम इंपॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जगत जो विचार जगत है, क्योंकि वही तो जन्म का कारण है, वही श्रेष्ठ है। और मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसका विकास भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों पर निर्भर है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, आत्मानुभूति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। आत्मानुभूति के 4 सोपान बताता है आदर्शवाद, यानी 4 सीढ़ियां, 4 पायदान हैं जिन पर चढ़कर व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेगा। और जब आत्मा को जान लेगा, जब अंश को जान लेगा, तो वह पूर्ण को भी जान लेगा। वो 4 सोपान क्या हैं? पहला है शारीरिक या जैविकीय स्व, फिजिकल सेल्फ। स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण याद आता है, जब वो कहते हैं बालक के लिए गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना ज्यादा श्रेयस्कर है। इसका मतलब यह है कि वे फिजिकल सेल्फ को, फिजिकल डेवलपमेंट को, भौतिक विकास को महत्व देते हैं। कहते हैं कि जब अगर हमारी इंद्रियां मजबूत नहीं होंगी, हमारी ज्ञानेंद्रियां मजबूत नहीं होंगी, तो हम गीता के ज्ञान का भी रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि स्वस्थ शरीर हो। स्वस्थ शरीर के साथ फिर सामाजिक स्व, जो दूसरा सोपान है, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है उसका विकास हो, क्योंकि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। एकाकी जीवन जी नहीं सकता, एकाकी जीवन में वह विकास कर नहीं सकता। और तीसरा जो सोपान है वह है बौद्धिक स्व, इंटेलेक्चुअल सेल्फ। कहता है कि जब शारीरिक स्व के बाद सामाजिक स्व, बौद्धिक स्व, इनको जब आगे बढ़ते हुए, इनको पार करते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह आध्यात्मिक स्व की ओर बढ़ता है, विचारों की श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। बौद्धिकता जब अपने चरम पर पहुंचती है तो वह आध्यात्मिक यानी सर्वोत्तम विचारों की ओर बढ़ती है, परम आदर्श की ओर आगे बढ़ती है। और जैसे ही वह आध्यात्मिक स्व की ओर आगे बढ़ता है, वह स्वयं अपनी आत्मा को जान लेता है, और अपनी आत्मा को जानते ही वह परमात्मा को जान लेता है, क्योंकि ये जो आत्मा है उसी परमात्मा का तो अंश है। प्रश्न उठता है कि फिर आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का जो पहला प्रथम मूल उद्देश्य है वह है आत्मानुभूति का विकास करना। और आत्मानुभूति के विकास के साथ आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। जैसे ही आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा, वैसे ही सभ्यता व संस्कृति का विकास होगा, नैतिक और चारित्रिक विकास होगा, बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन होगा, सर्वांगीण विकास होगा। और व्यक्तित्व विकास ही नहीं होगा, व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक विकास भी होगा, सामाजिक हित भी सधेगा। इसलिए आदर्शवाद को अगर हम कह सकते हैं कि अगर आदर्शवाद का सबसे बड़ा कोई योगदान है तो वह है शिक्षा के इतने ऊंचे आदर्शों को हमारे समक्ष रखना। अब इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या क्या हो? आदर्शवादी विचारधारा का आधार, जैसा कि हमने आपसे कहा, सत्यम शिवम सुंदरम का शाश्वत मूल्य है। हॉर्न कहता है सत्यम शिवम सुंदरम के पाठ्यक्रमीय समानार्थक क्रमशः ज्ञान, कर्म और भावना को पोषित करने वाले
विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। प्लेटो सत्यम शिवम सुंदरम के अनुरूप, यानी बौद्धिक, सत्यम के लिए बौद्धिक, शिवम के लिए नैतिक और सुंदरम के लिए कलात्मक क्रियाओं की बात करता है प्लेटो। बौद्धिक के लिए फिर विषय क्या होंगे? गणित, विज्ञान, भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल। नैतिक के लिए धर्म, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। और कलात्मक के लिए कला, संगीत, नाटक, कहानी, कविता। इन उद्देश्यों और इन पाठ्यचर्या को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी शिक्षण विधि क्या हो? शिक्षण विधियों के क्षेत्र में आदर्शवाद बहुत ही उदारवादी विचार रखता है। कहता है उद्देश्यों के अनुरूप कोई भी शिक्षण विधि आप अपना लीजिए, हम विधियों के स्वामी हैं, दास नहीं। हम किसी विधि तक सीमित नहीं हैं, हम किसी विधि के गुलाम नहीं हैं। यानी आदर्शवाद यह मानता है कि आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए। फिर भी अगर हम आदर्शवादियों के द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों का अगर हम एक बार विश्लेषण करें, उन पर नजर डालें, तो हम पाते हैं कि प्रश्न विधि सुकरात की, संवाद विधि प्लेटो, आगमन निगमन विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, समूह परिचर्चा विधि, खेल विधि, पंचपदी प्रणाली, ये ऐसी कुछ विधियां नहीं हैं जिनका आदर्शवादियों के द्वारा बहुतायत रूप से प्रयोग किया गया है। प्रश्न उठता है शिक्षक का क्या स्थान है आदर्शवाद की विचारधारा में? शिक्षक का स्थान बहुत ही ऊंचा है। शिक्षक पथ प्रदर्शक है। शिक्षक तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यानी इतनी उसकी महिमा मानी गई है। फ्रोवेल और पेस्टोलॉजी शिक्षक की तुलना माली से करते हैं। कहते हैं जैसे एक माली केवल अपने पौधों की निराई गुड़ाई और उनकी सेवा शुश्रूषा करके अपने पौधों को विकसित करता है, वैसे ही शिक्षक अपने इस बाग जिसमें उसके विद्यार्थी पुष्प के समान हैं, उन्हें उनकी देखभाल करते हुए निराई गुड़ाई उनके साथ अनुशासन बनाए हुए उनकी अपूर्णता को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है। क्योंकि ये मानता है कि छात्र तो अभी अपूर्ण है, वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। उसमें शिक्षक छात्र की एक मित्र के समान, एक माली के समान, एक पथ प्रदर्शक के समान भूमिका निभाता है। हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास के साथ साथ आध्यात्मिक परिपूर्णता को अपना लक्ष्य मानता है। आध्यात्मिक संसार के अस्तित्व में विश्वास करता है। आध्यात्मिक मूल्य सर्वोच्च और सर्वव्यापी है ऐसा मानता है, और कहता है कि ये जो मूल्य हैं, यानी शाश्वत मूल्य हैं, वे पूर्व निर्धारित हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। और कह सकते हैं कि आदर्शवाद एक सत्तावादी विचारधारा है, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वह एक ऐसे आखिरी छोर का प्रतिनिधित्व करती है जो विचारों को ही अंतिम सत्य मानता है, एकमात्र विचार की सत्ता में विश्वास करता है। वहीं प्रकृतिवाद जो दूसरे छोर पर है, वह दार्शनिक विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है। आदर्शवाद विचारजन्य मानता है, वहीं प्रकृतिवाद ब्रह्मांड को प्रकृतिजन्य मानती है और मानती है कि भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, केवल प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति से परे, प्रकृति के बाद, उससे इतर कुछ भी नहीं है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए, जो केवल विज्ञान के द्वारा संभव है। वर्तमान सभ्यता और सामाजिक विकास के कारण मानव प्रकृति से दूर होता चला गया है। प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक और सहज स्वाभाविक विकास हो सकेगा। और इसलिए प्रकृतिवाद कहता है अंतिम सत्ता, अल्टीमेट रियलिटी प्रकृति या भौतिक तत्व है, विचार नहीं, आध्यात्मिक तत्व नहीं।
तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकृतिवाद की आधारभूत बातें हैं वो क्या हैं? पहली, ये मानता है कि प्रकृति ही वास्तविकता है, नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी, और इसीलिए बैक टू नेचर का उद्घोष करता है, कहता है प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति वास्तविक सत्ता है और मानव प्रकृति का ही अंग है। मनुष्य के दुखों का जो मूल कारण है वह है उसका प्रकृति से दूर होते जाना। मूल्य प्रकृति में ही निहित है। आत्मा, परमात्मा, ये दुनिया, दूसरी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया जैसी कोई दुनिया नहीं है। जो यह दुनिया जो इंद्रियों से देखी जा सकती है, जो भौतिक संसार है, वही सत्य है। और इसलिए प्रकृतिवाद इंद्रिय ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान पर बल देता है। प्रकृतिवादी दर्शन जो उसका शिक्षा का पक्ष है, शैक्षिक पक्ष है, अगर उसकी बात करें तो वह प्रकृति के अनुसार शिक्षा की बात करता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को घोषित करता है और इसीलिए प्रकृतिवाद को कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। प्रकृति की ओर लौटो का उद्घोष करते हुए पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है प्रकृतिवाद और कहता है कि बालक को उसकी मूल प्रकृति में रहने दीजिए और वह अपनी मूल प्रकृति में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करेगा वह निश्चित रूप से उसे सर्वोत्तम विकास की ओर ले जाएंगी। और इसलिए कहता है बालक की खुशहाली पर वो बल देता है। बच्चा खुश कहां रहेगा? प्रकृति में, अपने स्वभाव में, जो उसका मूल स्वभाव है। और इसीलिए वह बालक की स्वतंत्रता पर बल देता है। मूल प्रवृत्तियां शिक्षा का आधार सिद्ध करता है। कहता है कि मूल प्रवृत्तियों का धीरे धीरे प्रकृति में अपने आप शोधन होता जाता है। प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य तय करते हुए विशेष रूप से अगर हम स्पेंसर की बात करें तो स्पेंसर कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य, जो प्रथम उद्देश्य है, व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना, अपनी रक्षा स्वयं कर सके, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से तैयार करना, संतति पालन की कला में प्रवीण बनाना, अवकाश के समय का सदुपयोग करने में सक्षम बनाना। रूसो शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए कहता है कि मानव को प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों को रूपांतरित करके उन्हें समाज उपयोगी कार्यों में लगाना शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध करता है। और वहीं जैविक प्रकृतिवाद वातावरण के अनुकूलन को शिक्षा का उद्देश्य मानते हुए अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के लिए तैयार करने की बात करता है। फिर पाठ्यचर्या क्या होगी? जैसा कि स्पेंसर ने कहा उसी के अनुरूप फिर पाठ्यचर्या यानी आत्मरक्षा के लिए शरीर विज्ञान का अध्ययन, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार धंधा जरूरी, इसलिए गणित, यांत्रिकी, भौतिकी, रसायन, जैविकी, इन सब का अध्ययन करना होगा। सुयोग्य माता पिता बनने के लिए शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान का अध्ययन करना होगा। सामाजिक राजनीतिक संबंधों को निभाने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना होगा, सोशल साइंसेस का अध्ययन करना होगा। अवकाश के समय का समुचित उपयोग करने के लिए, तर्कसंगत उपयोग करने के लिए साहित्य, संगीत, ललित कलाओं का अध्ययन करना। रूसो का जो रूमानी प्रकृतिवाद है वो कहता है कि आरंभिक शिक्षा के लिए किसी पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की गोद ही वास्तविक पाठ्यक्रम है। हाँ, बाल्यावस्था के लिए जरूर वह कहता है कि बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देने की आवश्यकता है और इसलिए तैरना, खेलना, कूदना, दौड़ना, पेड़ों पर चढ़ना ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और किशोरावस्था के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस, भाषा, गणित, साहित्य, कला, संगीत, इनकी बात करता है। अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों के परंपरागत रूप की आलोचना करता है और
कहता है कि शिक्षण विधियों में भी नित्य नवीन परिवर्तन होते रहने चाहिए और मूलतः 3 सिद्धांतों पर वह शिक्षण विधियों को आधारित करता है। कहता है 3 जो आधार हैं, जो मूल रूप से सिद्धांत हैं, उन पर आधारित होनी चाहिए हमारी शिक्षण विधियां। पहला प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी क्रिया का सिद्धांत, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन व्यक्तिकरण, जो व्यक्ति की जो इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसकी ओर इशारा करता है। यानी वह पुनः वही आ जाता है कि व्यक्ति की जो उस अपनी मूल प्रकृति है उसके अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन का पक्षधर है, जहां बालक पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कहता है बालक के लिए विद्यालय है, न कि विद्यालय के लिए बालक। निर्विघ्न स्वतंत्रता की बात करता है। कहता है प्रकृति स्वयं बालक को संयमित और अनुशासित बनाने में सक्षम है, और इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रकृतिवाद कहता है प्राकृतिक परिणामों के अनुसार अनुशासन, यानी प्राकृतिक परिणामों के अनुसार वांछित व्यवहार के लिए प्रकृति स्वयं पुरस्कृत करती है और अवांछनीय व्यवहार के लिए दंड देती है। इसलिए समाज सम्मत नहीं, प्रकृति सम्मत अनुशासन की बात करता है। और एक उदाहरण के रूप में समझेंगे इसको। कहता है कि अगर कोई बच्चा ठंड के दिनों में अपने कमरे के खिड़की का कांच तोड़ दे तो उसे ठंड लगने दीजिए, वह उसकी प्रकृति स्वयं बता देगी कि उसने गलत कार्य किया है, अवांछनीय कार्य किया है। यद्यपि यह अपने आप में थोड़ा मुश्किल कार्य है कि क्या हम बच्चे को इस तरह के कठोर अनुशासन पर हम छोड़ सकते हैं, उसे उस प्राकृतिक अनुशासन जिसकी कि वह शायद समझ भी ना रख पा रहा हो, उसके लिए हम क्या उसे स्वतंत्र कर सकते हैं? यह अपने आप में दूसरा समीचीन प्रश्न है जिसका प्रकृतिवादी उत्तर देने में बहुत सक्षम नहीं पाते। तो इस तरह कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद मानता है कि यह प्रकृति की गोद ही विद्यालय है, प्रकृति ही सर्वोत्तम शिक्षिका है, ईश्वर की सत्ता में कोई विश्वास नहीं, प्रकृति को ईश्वर का स्थानापन्न एक तरह से घोषित करता है। कहता है प्रकृति ही अंतिम सत्य है, यह द्रव्य पदार्थ में विश्वास करते हुए भौतिक और प्राकृतिक सिद्धांत को सर्वोच्च सर्वव्यापी सिद्ध करता है। सर्वोच्च कहता है मूल्य, जो सर्वोच्च आदर्श है वह प्रकृति में है। और इसलिए जहां आदर्शवाद एक सत्तावादी विचारधारा है, जो विचारों की एक सत्ता में विश्वास करता है, एक छोर पर जाता है, वहीं प्रकृतिवाद भी एक सत्तावादी विचारधारा है, मोनिस्टिक फिलॉसफी है, जो एकमात्र सत्ता किसकी, प्रकृति की सत्ता में विश्वास करता है। रूसो, हक्सले, स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ और भारतीय दार्शनिकों में रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक माना जा सकता है। मानवतावाद, प्रकृतिवाद का एक रूप मानवतावाद में दिखाई देता है, जिसमें वह मनुष्य से परे किसी अन्य शक्ति में विश्वास नहीं करता। वैज्ञानिक मानवतावादी मानता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बिना किसी सुपरनेचुरल पावर में विश्वास किए, जो ईश्वर और इस तरह की जो हम सुपरनेचुरल पावर में विश्वास करते हैं, बिना कोई उसमें विश्वास किए हुए, बिना उसका आश्रय लिए हुए, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अंदर निहित मानवीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए, अपने अंदर की सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग करते हुए सभ्यता का सृजन करता है और विकास करता है। इस तरह से कह सकते हैं मानवतावाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास। अब बात करते हैं यथार्थवाद, जो एक तीसरा महत्वपूर्ण शिक्षा दर्शन है, जो शिक्षा को जिसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यथार्थवाद का जो अंग्रेजी शब्द है रियलिज्म, लैटिन शब्द रैलिस से बना है। रैलिस रेस और इज्म से बना है। रेस का अर्थ है वस्तु और इज्म का अर्थ है विचार, यानी रियलिज्म क्या हुआ, वस्तु संबंधी विचारधारा। रियलिज्म को रियल प्लस इज्म भी कहते हैं। रियल यानी वास्तविकता और इज्म यानी विचारधारा, वास्तविकता से संबंधित विचारधारा। आदर्शवाद के ठीक विपरीत भौतिकतावाद पर आधारित दर्शन, जो यह मानता है कि प्रत्येक वस्तु, पदार्थ तथा द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, चाहे वह हमारे ज्ञान या विचार में हो या ना हो।
अर्थात संपूर्ण सत्ता निरंतर अपना पूर्ण स्थान रखती है, पूर्ण स्थिति रखती है। यह आवश्यक नहीं कि हमें संपूर्ण सत्ता की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक प्रत्ययों का ज्ञान हो ही। जिन वस्तुओं का हमें ज्ञान नहीं होता, अस्तित्व तो उनका भी होता है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु या पदार्थ का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इनका हमारे ज्ञान या विचार से कोई संबंध नहीं है। इनके अस्तित्व, गुणधर्म तथा प्रकृति के कारण ही हम उनके संबंध में ज्ञान और विचार करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में हमें अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है या हमें जैसा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता है। अतः यह केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान की सत्यता में विश्वास करती है और यह कहती है कि ये जो दृश्य जगत है, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये दृश्य भौतिक जगत है, यह यथार्थ है। और कैसा यथार्थ है? जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है उसी रूप में सत्य है। अगर हम इसके फंडामेंटल फिलॉसफी यानी आधारभूत दर्शनों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस दर्शन के अनुसार सत्य वस्तु की प्रकृति है। सत्य वस्तु की प्रकृति है जिसका मानव मस्तिष्क पता लगाता है, ना कि निर्माण करता है। वस्तु का गुण प्रमुख है और वह अपने गुण के कारण ही हमारी दृष्टि में आती है। कहता है कि वस्तु का गुण प्रमुख, मानव अनुभव और क्रिया गौण है। बाह्य अर्थात ये जो दृश्य जगत है मिथ्या नहीं है बल्कि पूर्णतया सत्य है। मूर का एक कथन है, कहते हैं अस्तित्व प्रत्यक्ष में है, एग्जिस्टेंस इज इन परसीविंग, यानी अस्तित्व प्रत्यक्ष में है। हम जो देखते हैं या सुनते हैं या अनुभव करते हैं वह सब हमारे प्रत्यक्ष रूप में होता है और जो कुछ प्रत्यक्ष है वही सत्य है। तो इसलिए इंद्रियों की सत्ता में यह विश्वास रखती है ये फिलॉसफी, ये दर्शन, और मानता है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। इंद्रियां ही हमारे ज्ञान प्राप्ति का द्वार हैं। इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं। यह विचारधारा ज्ञान और उसके शुद्धतम रूप विज्ञान में विश्वास करती है। हाँ, पारलौकिकता में विश्वास नहीं रखती, वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल देती है, इसी जीवन पर बल देती है। शिक्षा में यथार्थवाद का जो जन्म हुआ वह पुस्तकीय ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान के विरोध में हुआ। इसने शिक्षा में शब्द के स्थान पर वस्तु के प्रयोग पर बल दिया। इसका नारा है शब्द नहीं वस्तु। यथार्थवाद शिक्षा का उद्देश्य तय करते हुए कहता है कि शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। मनुष्य को वास्तविक जीवन को सुचारू रूप से जीवन जीने की कला सिखाना ही तो शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति को भावी जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार करना। कैसे तैयार करेंगे? उसकी मानसिक शक्तियों जैसे स्मरण, तर्क, चिंतन, विवेक, निर्णय, इनका विकास करके। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है वैज्ञानिकता का विकास, जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए मानसिक शक्तियों का विकास, और फिर इसके अनुरूप पाठ्यचर्या भी। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जिनका जीवन से प्रत्यक्ष संबंध हो और जो मानव के लिए उपयोगी हो। इस दृष्टि से यथार्थवाद विज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान देता है और साहित्य और दर्शन को उसके बाद का स्थान देता है। यह ज्ञानात्मक विषय और क्रियात्मक प्रशिक्षण दोनों के बीच तालमेल स्थापित करने की बात करता है। और इस दृष्टि से यथार्थवाद का जो पाठ्यक्रम है वह अति विस्तृत है, बहुत ही विस्तारित है। बालक को चयन की स्वतंत्रता देता है। आधुनिक भाषा, वैज्ञानिक और तकनीकी विषय, व्यावसायिक विषय, उनको प्रधानता देता है और पाठ्यक्रम की परिवर्तनशीलता पर बल देता है। अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो यह मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से सबसे ज्यादा प्रभावित है और
अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखता है। सूत्रों का प्रयोग शिक्षण विधि के रूप में एक नई क्रांति कह सकते हैं और यथार्थवाद की अनुपम देन हम कह सकते हैं। विशेष रूप से रॉटके और कमेनियस ने जो शिक्षण सूत्र दिया है वह यथार्थवाद का ही प्रभाव है, यथार्थवाद की ही देन है। आगमन विधि द्वारा शिक्षण पर बल, निरीक्षण प्रयोग में अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान देना, यह यथार्थवाद की मूल विशेषता है। यथार्थवाद में अगर हम अनुशासन की बात करें तो वह प्रभावात्मक या समता मूलक अनुशासन की बात करता है और कहता है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, व्यक्ति में तार्किक चिंतन का विकास कर सके, वैज्ञानिकता का विकास कर सके। पुस्तकीय व शाब्दिक ज्ञान शिक्षा नहीं है, अपितु वस्तु का वास्तविक यथार्थ वैज्ञानिक ज्ञान ही शिक्षा है। तो हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, केवल भौतिक संसार के अस्तित्व में विश्वास करता है, वैयक्तिक और सामाजिक विकास में विश्वास करता है, यद्यपि वैयक्तिकता को ज्यादा महत्व देता है, कार्य कारण संबंधों पर बल देता है, वैज्ञानिक सिद्धांत को सार्वभौमिक मानता है और कहता है कि जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं वही आदर्श हैं, वही मूल्य हैं, वही मूल्यवान हैं। पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इसलिए इसे हम बहुसत्तावादी विचारधारा कह सकते हैं, प्लूरिस्टिक फिलॉसफी कह सकते हैं। चौथा जो बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन जिसने शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया वह है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को हम व्यवहारवाद, अनुभववाद, अर्थक्रियावाद भी कहते हैं। ये वो दार्शनिक विचारधारा है जो किसी प्राग अनुभूत अथवा पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती, बल्कि यह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही सत्य को परिभाषित करने का समर्थन करती है। ये मानती है कि जो सत्य है वह चिर स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, सदैव परिवर्तन की अवस्था में है। क्यों परिवर्तन की अवस्था में है? क्योंकि संसार गतिशील है, और जब संसार गतिशील है तो संसार के विचार कैसे स्थिर हो सकते हैं? कहता है प्रयोजनवाद कि केवल वही आदर्श और मूल्य सत्य है जिसका परिणाम किसी देश, काल और परिस्थिति में मानव के लिए व्यावहारिक हो, लाभप्रद हो, फलदायक हो, संतोषजनक हो। और इसलिए मानव का निजी अनुभव ही वास्तविकता का केंद्र बिंदु है। इस दृष्टि से व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद मानवतावादी विचारधारा है। यह ईश्वर या आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास बिल्कुल नहीं रखती, व्यक्ति में विश्वास करती है, और साथ ही साथ वैयक्तिकता और सामाजिकता में अनूठा समायोजन स्थापित करती है। अगर हम बात करें कि आधारभूत जो उसके एजम्पशंस हैं, अवधारणाएं हैं, वो क्या हैं? सबसे पहली बात, प्रयोजनवाद परंपराओं और मान्यताओं की विरोधी है, क्योंकि परंपराओं और मान्यताओं का अतीत है और वह निश्चित रूप से परिवर्तन की समर्थक है, परंपराओं की, मान्यताओं की समर्थक नहीं है। शाश्वत मूल्य का बहिष्कार करती है, कहती है जो संसार गतिशील है तो शाश्वत मूल्य कैसे हो सकते हैं? मूल्य तो बदलते रहेंगे, संसार की गति के अनुरूप मूल्य भी गतिशील होंगे, और इसीलिए कहती है कि मूल्य सदैव निर्माण की अवस्था में है। वैल्यूज आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। सार्वभौम या आध्यात्मिक सत्ता जैसी कोई चीज नहीं है। कहती है कि विचार क्रिया के अधीन है, क्रिया को महत्व देती है, उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है। जो चीज उपयोगी नहीं वो हमारे लिए निरर्थक है, और साथ ही साथ व्यक्ति के वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिक जीवन पर भी बल देती है। जॉन डीवी जब कहता है शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना व पुनर्गठन है, तो वह इंगित कर रहा होता है कि शिक्षा स्थिर नहीं है,
शिक्षा स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभव स्थिर नहीं है, अनुभव बदलते रहते हैं और अनुभवों का पुनर्गठन करना, पुनर्रचना करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। यानी संसार की गति के साथ साथ जो हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, उनको अपने अनुभवों में शामिल करना और उन अनुभवों के माध्यम से अपने अनुभवों को परिमार्जित करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। शिक्षा का उद्देश्य है गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, जो परिवर्तन को स्वीकार कर सके। अगर शिक्षा स्थिर मस्तिष्क का निर्माण करेगी तो वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद गतिशील और लचीले मस्तिष्क के निर्माण की बात करता है और कहता है सामाजिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और अंत में सामाजिकता, वैयक्तिकता से सामाजिकता की ओर बढ़ते हुए लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास करना, वातावरण को समझने की क्षमता उत्पन्न करना, यही तो शिक्षा का मूल कार्य है। प्रयोजनवाद कहता है छात्रों पर मूल्य थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि बालक स्वयं मूल्यों का निर्माता है। यह विचारधारा मानती है शिक्षक का स्थान एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में है। शिक्षक बालक के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करे जिनमें रहते ही बालक अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार समस्या समाधान की योग्यता विकसित कर सके। शिक्षक प्रयोगवादी होना चाहिए, शिक्षक व्यवहारवादी होना चाहिए। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद पाठ्यचर्या में उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पर बल देता है, अनुभव व क्रिया पर बल देता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्शन पर बल देता है, सामाजिक विषयों को समुचित स्थान देता है, क्योंकि वह वैयक्तिकता के साथ साथ सामाजिकता के विकास पर बल देता है। शिक्षा विधियों की अगर बात करें तो प्रयोजनवादी वास्तविक जीवन से संबंधित करके या अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। और जो प्रयोजनवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के क्षेत्र में देन है वह है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक जो परियोजना विधि की बात करता है वह इस प्रयोजनवाद के प्रभाव का ही परिणाम है। बुनियादी शिल्प को महत्व देता है और यह सीखने के लिए अनुभव, क्रिया, उस पर आधारित करके अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के संचालन पर बल देता है। अगर बात अनुशासन की करें तो यह वास्तविक जीवन से संबंधित करके अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है और इसलिए सामाजिक अनुशासन का पक्षधर है। यह वैयक्तिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन का पक्षधर नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुशासन का पक्षधर है और सामाजिक परिणामों के द्वारा जीवन को अनुशासित करने की बात करता है। कहता है विद्यालय बालकों के लिए प्रयोगशाला के समान है और कहता है विद्यालय समाज का लघु रूप है। स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी विद्यालय समाज का ही वह छोटा रूप है। एक तरह से जो समाज है उसी का छोटा अंश, उसी का छोटा प्रतिमान विद्यालय है। इसलिए विद्यालय समाज के रूप में संचालित होना चाहिए, वैयक्तिकता और सामाजिकता के समन्वय पर आधारित होना चाहिए, सामाजिक अनुशासन को पालन करते हुए विद्यालय का संचालन होना चाहिए। विद्यालय व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाए, विद्यालय बालकों को समाज में जीवन सार्थक करने लायक बनाए, यही विद्यालय की भूमिका। कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद ईश्वर या आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखता, केवल व्यक्ति एवं समाज में पूर्ण विश्वास करता है और कहता है मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं है, मूल्य
निर्माण की अवस्था में है। इसलिए यह आदर्शवाद की भांति सत्यम शिवम सुंदरम या इस तरह के किसी शाश्वत मूल्य की कल्पना नहीं करता। कहता शाश्वत मूल्य हो ही नहीं सकता। जब समाज परिवर्तनशील है तो शाश्वत मूल्य कैसे होंगे? तो कहता है कि मूल्य सतत निर्माण की अवस्था में है, सतत परिवर्तन की अवस्था में है। ठीक उसी तरह जैसे हेराक्लाइटस कहता है कि नदी की एक बूंद अगली बूंद से अलग है, समान नहीं है। नदी की हर बूंद बिल्कुल अलग है। वैसे ही यह जो मूल्य है वो सतत परिवर्तन की अवस्था में है, सतत बहाव की अवस्था में है, क्योंकि समाज सतत विकास की अवस्था में है। इसलिए शाश्वत मूल्य कैसे हो सकते हैं? और इसलिए मूल्य निर्माण की अवस्था में है। यह बहुसत्तावादी विचारधारा है, क्योंकि किसी एक सत्ता में विश्वास नहीं, पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान पर बल देती है और शिक्षा द्वारा जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की बात करती है। यानी शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, समाज में व्यक्ति अपनी भूमिका तय कर सके, समाज में व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, समाज लोकतांत्रिक हो, समाज में हर व्यक्ति अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके, अपने अनुभव और क्रिया का उपयोग कर सके, ऐसे मूल्यों की स्थापना की बात करता है। अब आइए बात करते हैं अस्तित्ववाद की, एक्सिस्टेंशियलिज्म की। अस्तित्ववाद एक ऐसे दर्शन के रूप में माना जा सकता है जो परंपरागत दार्शनिक विचारधाराओं की भांति चिरंतन प्रश्नों का उत्तर तलाशने का कोई प्रयास नहीं करती। इसलिए कई बार दार्शनिकों में अस्तित्ववाद को दर्शन की श्रृंखला में, दर्शन की श्रेणी में रखने पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। यह विचारधारा 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से जब मनुष्य के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा, मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न उठने लगा, उसके बाद ये बड़ी लोकप्रिय हुई। यह विचारधारा शाश्वत मूल्यों, शाश्वत सत्यों, चिरंतन सत्यों, चिरंतन प्रश्नों, ये संसार क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, हम कहां से आए हैं, सृष्टि का प्रयोजन क्या है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर तलाशने का प्रयास नहीं करती, बल्कि जीवन के अस्तित्व का प्रश्न करती है और कहती है सार तत्वों के चिंतन के स्थान पर, सार तत्व यानी जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका कारण क्या है, ऐसे प्रश्नों के चिंतन के स्थान पर यह जानने का प्रयास करती है कि मनुष्य है क्या। यह इस बात पर बल देती है कि पहले हम ये तो जान लें कि मनुष्य क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, फिर उसके बाद हम सार तत्वों की बात कर लेंगे। कहता है कि अस्तित्व को जाने बिना सार तत्व को जानना हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बौद्धिक दार्शनिक, बुद्धिवादी दार्शनिक जो रेने देकार्ते का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, कॉजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। इसको अस्तित्ववाद उलट देता है, कहता ये कैसे हो सकता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। अरे भाई, पहले मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं सोचता हूं, पहले मेरा अस्तित्व है इसलिए मेरे अंदर विचार करने की एक पूर्वापेक्षा है। मैं सोच पहले कैसे सकता हूं, पहले तो मेरा अस्तित्व होगा। और जब हम मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो हमें उसे चयन करने की स्वतंत्रता भी देनी होगी, यानी मनुष्य को चयन करने वाला अभिकरण मानना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य अपने स्वतंत्र निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है और तभी उसकी स्वतंत्रता पूर्ण है। अगर उसकी अपने चिंतन करने की, अपने चयन करने की अगर स्वतंत्रता नहीं है तो वह स्वतंत्र कहां है? और फिर अगर वह स्वयं कोई निर्णय नहीं कर रहा है तो उसके निर्णय के लिए उसे उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता है? भाई, जिस कार्य को उसने किया ही नहीं, जिसके लिए उसने निर्णय लिया ही नहीं, उसे उसके लिए कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? सोरेन किरगार्ड, जो कि बड़ा प्रसिद्ध अस्तित्ववादी दार्शनिक है, बड़े ही सुंदर तरीके से इस बात को कहता है। कहते हैं या तो व्यक्ति ईश्वर का प्रतिमान है
ध्यान दीजिएगा, ईश्वर नहीं, ईश्वर का प्रतिमान है जो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ईश्वर की तरह ही है, यानी जैसे ईश्वर स्वतंत्र निर्णय लेता है, ठीक वैसे वह भी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। या तो ये है, या किसी समूह का पराधीन सदस्य जिसमें वो स्वतंत्र ज्ञान और कर्म करने की इच्छा नहीं रख सकता, यानी वहां स्वतंत्र ज्ञान और कर्म की संभावना नहीं है, पराधीन है। या तो वो स्वतंत्र है या पराधीन है, दो में से एक ही बात होगी। और अगर वो ईश्वर की तरह स्वतंत्र है तो फिर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और जो कुछ करेगा उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। और अगर पराधीन है तो जिसके अंदर वो है, जिसकी पराधीनता में है, जिसकी अधीनता में है, उसके कार्य के लिए वह उत्तरदायी माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि अस्तित्ववाद ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, बिल्कुल नहीं। वो तो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति तो ईश्वर का प्रतिमान है, और अगर वह पूरी तरह से स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, कैसे, जैसे ईश्वर स्वतंत्र है, तो फिर वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। और अगर वह ईश्वर में आश्रय लेता है, यानी स्वयं उत्तरदायी नहीं है, ईश्वर उत्तरदायी हो उसके लिए, तो वह परतंत्र है। और फिर ईश्वर या किसी सुपर नेचुरल शक्ति में, किसी सुपर नेचुरल पावर में आश्रय लेना अपनी स्वतंत्रता का निषेध करना है। और फिर अगर ऐसा करता है तो फिर मनुष्य अस्तित्वहीन हो जाता है, जिसका अगर वह निर्णय नहीं लेता तो फिर निश्चित रूप से उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। स्वतंत्रता में जिम्मेदारी खतरा है, क्योंकि आप स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, आपने निर्णय लिया है। और जब हम सफल हों तो हम स्वतंत्रता पे आशा रखें, और जब असफल होने लगे तो ईश्वर में आस्था रखने लग जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। अस्तित्ववाद कहता है कि यदि मनुष्य के कृत्य ईश्वर द्वारा निर्धारित हैं तो फिर वह स्वतंत्र नहीं हो सकता, और ना ही वह सृजनशील होगा, ना ही वह अस्तित्व युक्त होगा, फिर वह अस्तित्वहीन होगा। हाँ, एक बात जरूर है, स्वतंत्रता खतरनाक है, पीड़ादायक है, क्योंकि सारा निर्णय आप स्वयं कर रहे हैं। इस पीड़ादायक स्वतंत्रता से पलायन करने के लिए ही मनुष्य ने धर्म का आविष्कार कर लिया कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं। जो कुछ स्वतंत्रता हमारी बाधित हो रही है, या हम कह लीजिए कि जो कुछ हमने निर्णय लिया है वह ईश्वर के कारण लिया है, धर्म के कारण लिया है। अस्तित्ववाद समाज मनोविज्ञान की इस उपपत्ति को चुनौती देता है, कहता है कि मनुष्य के लिए वातावरण के साथ अनुकूलित होना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, किसी सामाजिक व्यवहार को स्वीकार करना उसकी बाध्यता नहीं है। इसलिए शिक्षा के 3 मूल अभिधारणाओं पर अपने उद्देश्य को तय करता है। जो शिक्षा का उद्देश्य तय करता है वो 3 मूल जो एजम्पशंस हैं। पहला कहता है मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी नियति पहले से तय नहीं है, जो बनना चाहे वो बन सकता है, और इसलिए वो स्वतंत्र है। मनुष्य अपनी कृतियों का चयन करने वाला स्वतंत्र अभिकरण है, और जब अपने चयन का पूरा दायित्व है तो वह निरंतर चिंतनशील रहता है, वह पीड़ा, संदेह, कुंठा के बीच रहता है, क्योंकि वह अपने कृत्य के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इस तरह हम कह सकते हैं कि अस्तित्ववादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है अनिवार्य सतत पीड़ा के लिए तैयार रहना, क्योंकि इसके पास अन्य दर्शनों की भांति ईश्वर, नियति, कर्म, प्रकृति, पदार्थ, समाज, इसमें आश्रय लेने का अवलंब नहीं है। यह तो स्वतंत्र अस्तित्व की बात कर रहा है, इसलिए स्वयं उत्तरदायित्व ले रहा है। अस्तित्ववाद न तो दैवी उद्गम में विश्वास करता है और न ही भौतिक पदार्थों में, न वह मूल प्रवृत्तियों का दास है, न सामाजिक वातावरण द्वारा अनुकूलित होने वाला प्राणी, न वह शुभ है न अशुभ है, बल्कि मानता है कि वह केवल एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला है। और इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है वैयक्तिकता का पोषण, कोई सामूहिक शिक्षा नहीं, कोई सामूहिक उद्देश्य नहीं, पाठ्यचर्या ऐसी जिससे कि वह अपने अंदर निहित सत्य को खोज सके, मस्तिष्क का स्वतः संचालन करने की क्षमता विकसित कर सके, पूर्वाग्रहों, पूर्व निर्णित तथ्यों से मुक्त हो सके, ऐसी पाठ्यचर्या की बात करता है। और बौद्धिकता के खतरे से दूर करते हुए वह भावनात्मक पक्ष के विकास पर बल देता है, मानविकी विषयों को प्राथमिकता देता है। इस तरह हम कह सकते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद, अस्तित्ववाद, इन सब ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया है। इन्हीं बातों के साथ
आज के इस सत्र को यहाँ समाप्त करने की बात करते हुए मैं यही विदा लेता हूं। अगले सत्र में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।